hello, assalamu alaikum and welcome to my new video. You are watching Psychology Explained by Nuzri and this is Nuzar Shaheen. So, in today's video, as we've talked already about different disorders, today's video is about autism spectrum disorder. That is, autism spectrum disorder. Now, as if you are a subscriber and if you are my regular audience, then you must know that I already have talked about different disorders, mental health disorders, in my previous videos, and I always talk about disorders as per described in DSM-5. DSM-5 के अलावा हम किसी और चीज़ के रेफरेंस से बात नहीं करते हैं. जो क्राइटेरियाज, जो बातें DSM-5 में किसी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में बताई जाती हैं, फॉर एग्जांपल क्राइटेरिया, सिम्टम्स देयर आर, हम वो सब डिस्क्राइब करते हैं, हम वो सब पे बात करते हैं इन वीडियोस में. इससे पहले मैंने डिल्यूजन डिसऑर्डर की वीडियो बनाई है, इससे पहले मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर की वीडियो बनाई है, इससे पहले मैंने कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स की वीडियो बनाई है, और इससे पहले मैंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की भी वीडियोस बनाई हैं. टोरेट सिंड्रोम्स पे भी एक वीडियो है. अगर आप वो सब देखना चाहें तो सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं. Do watch those videos, they are very helpful for psychology students. The main purpose of my channel was to help psychology students and to learn better. At first I thought I should make some animation videos, but later on I decided that that's not gonna help anyone. So I came to this lecture mode type of videos. अगर हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम की बात करें तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है, इसमें कौन से क्राइटेरियाज़ आते हैं, DSM में कौन से क्राइटेरियाज़ डायग्नोस्टिक के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए बताए हैं. इसमें 5 क्राइटेरियाज़ DSM ने बताए हैं. पहले 2 क्राइटेरियाज़ के अंदर सब कैटेगरीज आ रही हैं और 3 फर्स्ट में और 4 सेकंड में. हम उन सब को बारी बारी देखेंगे. हम प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स को देखेंगे. हम उसके अलावा देखेंगे कि इनमें सिवियरिटी लेवल के हिसाब से क्या सिम्टम्स होती हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक. वॉच टिल द एंड, यू लर्न अ लॉट. अगर हम बात करें क्राइटेरिया ए की, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, तो ये बात करता है सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर और सोशल इंटरेक्शंस के ऊपर. यानी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए जो क्राइटेरिया ए है वो ये है कि डेफिसिट होना चाहिए, परसिस्टेंट डेफिसिट होना चाहिए सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में अंडर एनी कॉन्टेक्स्ट. यहाँ से सब क्लॉजेज आपके स्क्रीन के ऊपर अब आ रहे होंगे. सब क्लॉजेज में अगर हम देखें तो सबसे पहला क्लॉज कहता है कि जिस तरह आम रूटीन में बातचीत करने का एक तरीका होता है, एक अप्रोच होती है, कल्चर होता है, वो अडॉप्ट नहीं कर सकते ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लोग. इनके अंदर बहुत ही रिड्यूस्ड अमाउंट होती है उन इंटरेस्ट की, उन इमोशंस की जो आम लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं. और इनको सोशल इंटरेक्शन में, यानी कि अगर आप इनसे बात करोगे, सोशल इंटरेक्शन करोगे, तो ये कम्युनिकेशन एफिशिएंटली नहीं कर सकेंगे. सेकेंडली अगर हम देखें तो सेकेंडली डेफिसिट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर्स. यानी जिस तरह आप देखें कि हम अक्सर एक दूसरे से इशारों में भी बात कर रहे होते हैं. समटाइम्स वी सिटिंग अक्रॉस द रूम एंड वी शेयर समथिंग वी ऑन मोबाइल विद वन ऑफ आवर सिबलिंग्स एंड वी लुक गिव देम दिस पर्टिकुलर लुक दैट टेल्स देम दैट देयर इज समथिंग टू सी ऑन देयर मोबाइल. That is non-verbal communication. They are even poor to understand those kind of signals that we give one another through our eyes or through our body language, etc. यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यही चीज़ है कि आपकी आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बात करना. जबकि जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के डिसऑर्डर के लोग होते हैं, ये सोशल इंटरेक्शन में तो कमज़ोर होते ही होते हैं, लेकिन इस तरह के जो नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं ये उनको भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. डेफिसिट इन डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स. अब अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो दोस्तों में जिस तरह से हम चलते हैं आम तौर पर, हम अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को अपने फ्रेंड्स के मुताबिक ढाल लेते हैं, या मोस्टली हम ऐसे दोस्त बनाते हैं जो हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स
को शेयर करते हूँ। तो लेकिन जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लोग होते हैं, इनके इंटरेस्ट, इनकी लाइक्स और डिसलाइक्स बहुत मुश्किल से किसी पेयर के साथ, किसी फ्रेंड के साथ मैच करती हैं, और ये मैच करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। सो दिस वाज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ए फॉर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के क्राइटेरिया बी की अगर हम बात करें तो ये बात करता है नॉन यूजुअल, अनयूजुअल रेपिटेटिव बिहेवियर्स की, यानी कि रेपिटिशन में अल्फाज को दोहराना, बार बार कुछ अल्फाज को दोहराना, या बार बार किसी एक बिहेवियर को शो करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये बुक है, इस बुक के ऊपर 2-3 बुक्स फाइल करना शुरू कर दूँ, फिर दोबारा उनको असेंबलिंग उनकी ख़त्म करके दोबारा से इसके ऊपर 4-5 बुक्स मैं असेंबल करूँ, फिर असेंबल करूँ और फिर असेंबल करूँ। सो द criteria B of autism spectrum talks about these kind of behaviors. Let's see कि इसके सब क्लॉजेस क्या हैं। क्राइटेरिया की बी के अगर सब क्लॉजेस की बात करें तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ लिखा हुआ है स्टीरियोटाइप्ड और रेपिटेटिव मोटर मूवमेंट्स। अगर इसकी एग्जांपल दूँ तो सर को बार बार हिलाना, हाँ में हिलाना, ना में हिलाना, बॉडी को बार बार आगे पीछे रॉक करना, रॉकिंग द बॉडी इन फोर्थ एंड प्रोमोशन। उसके अलावा यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स और स्पीच, ठीक है, जैसे मैंने बात की बुक्स की। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉयज़ के बारे में कि टॉयज़ को बार बार लाइन अप करना, फ्लिप करना ऑब्जेक्ट्स को, बुक को सीधा करना, उल्टा करना, सीधा करना, उल्टा करना। नेक्स्ट इज़ देखिए इकोलैलिया। इकोलैलिया यहाँ पे एक टर्म यूज़ की हुई है। इकोलैलिया का मतलब होता है किसी की बात को बार बार दोहराना। अभी जैसे मैं कहूँ कि चुप हो जाओ, तो दे वुड स्टार्ट सेइंग चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तो ये होगा इकोलैलिया। उसके बाद इडियोसिंक्रेटिक फ्रेजेस। इडियोसिंक्रेसी का अगर हम मीनिंग देखें आम ज़बान में, इसका मीनिंग होता है अनयूजुअल बात करना या अनयूजुअल बिहेवियर शो करना। सो इडियोसिंक्रेटिक फ्रेजेस कौन सी होती हैं? ये वर्ड्स का इस्तेमाल है अनयूजुअल वे में, बट ऐसे वर्ड्स जो मीनिंगफुल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का बंदा बार बार कहे पिंग पोंग पैंग बॉल, पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग बॉल। अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी को देखें क्राइटेरिया बी के अंदर, तो ये है कि उनका रूटीन जो है वो सेम नहीं रख पाते हैं, ठीक है, और उनके जो पैटर्न्स होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर के, फॉर एग्ज़ाम्पल बार बार किसी बात को दोहराना, या जैसे हमारे यहाँ होता है कि हम सलाम पे बहुत फोकस करते हैं, तो दे वुड नॉट से सलाम टू पीपल no matter how many times you would tell them to. So that is some kind of behavior that is not usual, ठीक है। या आप अगर उन्हें रोज़ पोरिज खिलाना स्टार्ट करते हैं तो वो उन्हें बुरा शायद ना लगे, they would actually like it. So this is a normal behavior, something that is not considered normal. थर्ड अगर हम कैटेगरी को देखें तो यहाँ पे बात हो रही है फोकस की और इंटेंसिटी की, यानी किसी चीज़ पे, किसी बात पे बहुत ज़्यादा फोकस ना कर पाना। आगे हम चलें तो फोर्थ कैटेगरी बात करें तो ये बात करता है हाइपर और हाइपर एक्टिविटी पे, यानी कि किसी एक चीज़ के लिए सेंसिटिव हो जाना या इनसेंसिटिव हो जाना, किसी एक स्मेल को बहुत ज़्यादा फील करना, या किसी एक ऑब्जेक्ट को बार बार टच करना, या लाइट को लेके बहुत फैसिनेट हो जाना, एक्साइट हो जाना, मूवमेंट को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाना। क्राइटेरिया सी की अगर हम बात करें, द थर्ड क्राइटेरिया, यहाँ पे बात वही आ रही है जो हमने पिछले क्राइटेरियाज़ में पिछले डिसऑर्डर्स के क्राइटेरियाज़ में कि हम बात कर रहे हैं अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड के डिसऑर्डर्स की, यानी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की। तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ वन ऑफ दोज डिसऑर्डर्स दैट ऑनसेट ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड ऑफ लाइफ, और यही हमारे क्राइटेरिया सी है, थर्ड क्राइटेरिया
talks about that the onset of this disorder must be developmental period. However, इसके जो सिम्टम्स वाज़े होना शुरू होते हैं ऑब्वियसली वो तभी होते हैं जब कि इंडिविजुअल स्टार्ट करता है अपने सोशल इंटरेक्शन को. छोटे बेबी ऑब्वियसली बात नहीं कर सकते, दे डोंट मूव अ लॉट, दे डोंट शो एक्टिविटीज़ अ लॉट, सो यू कैन नॉट जज बाय देयर particular actions. They either sleep, they either cry, or they either ask for food. So these are the three things that a baby does, and of course elimination. But जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स होते हैं जो बच्चे को फॉलो करने होते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स, कल्चरल नॉर्म्स. तो जब वो नॉर्म्स फॉलो करने की बारी आती है देन वी कैन actually see that the child has some kind of disorder. So neurodevelopmental disorders, जैसे कि हमने पिछले neurodevelopmental disorders में देखा कि onset तो वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में होते हैं, बट उनके जो सिम्टम्स वाजे होते हैं वो तब होते हैं जब सोशल इंटरेक्शन की ज़रूरत पेश आती है. इसी तरह अगर हम क्राइटेरिया डी की बात करें तो क्राइटेरिया डी ये बात करता है कि एक प्रोमिनेंट डिस्ट्रेस होना चाहिए. बच्चे के बिहेवियर की वजह से उसकी लाइफ का डिस्टर्ब होना, डिस्ट्रेस्ड होना भी इज़ वन ऑफ द मेजर कैटेगरीज दैट वी हैव टू सी टू क्लासिफाई द इंडिविजुअल एज हैविंग ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. डायग्नोसिस के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी डिसऑर्डर, हम जिस डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं वो लाइफ में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहा हो, यानी रूटीन ख़राब हो रही हो इंडिविजुअल की अपनी और उससे जुड़े लोगों की, ठीक है, और वो एक वाज़े सिम्टम्स दे रहा हो, वाज़े सिम्टम्स हो हमारे पास किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के, और एक या दो नहीं, एटलीस्ट 4 to 5 सिम्टम्स मस्ट बी देयर, तभी एक डायग्नोसिस किया जा सकता है. एंड एज आई हैव सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कोई भी इंसान सिर्फ लर्न करके डायग्नोसिस नहीं कर सकता. यू कैन नॉट जस्ट वॉच अ वीडियो एंड क्लेम दैट यू कैन नाउ डायग्नोस अ पर्सन. बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो वीडियोस में नहीं बताए जा रहे होते, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर ही आप सीखते हो, और अगर कोई बताएगा भी वीडियो में तब भी आप उनको सीख नहीं पाओगे. ये प्रैक्टिस से ही आते हैं. We have to follow a lot of ethics, we have to follow a lot of rules, and then again practice बहुत ज़रूरी है. बहुत से factors देखने होते हैं, not only the criteria that are described in DSM, but also we have to look at social factors, cultural factors, environmental factors, family background, personal history, etc, etc, etc. There are many checklist points that we have to tick before giving a diagnosis. ये बात मैंने 12 बार अपने पिछले वीडियोज़ में भी की है, and I am repeating it so that if somebody is watching for the first time, they must know that no one after watching just a video can claim that they can do some kind of diagnosis. For diagnosis you have to have a proper background of studies, you have to have a proper background of practice, you have to have a proper background of clinical knowledge. Okay, आगे चलते हैं. The last criteria. The last criteria of any disorder described in DSM-5 is always this, that whatever disorder it is, it must be occurring before, or it must be occurring at the time when the person is not having any medical issues, any brain issues, any kind of drug abuse, any kind of alcohol abuse, any kind of other environmental or social factors. To give a proper diagnosis of a particular disorder, it is necessary that no other factor is playing a part in the symptoms that are being occurred in an individual. That is कि हम ये diagnosis सिर्फ तभी दे सकते हैं जब वो symptoms merely सिर्फ और सिर्फ इसी एक disorder की वजह से आ रही है, कोई और डिसऑर्डर ऑनसेट ना हो इंडिविजुअल के अंदर. अक्सर ऐसे होता है कि व्हेन देयर इज़ अ डिसऑर्डर इन अ पर्सन, दैट डिसऑर्डर कैन गेट लिंक टू अनदर डिसऑर्डर और कैन प्रोड्यूस अनदर डिसऑर्डर और कैन ओपन डोर्स फॉर अनदर डिसऑर्डर. अक्सर ऐसा हो सकता है,
बट अगर आपने डायग्नोसिस करनी है तो इट मस्ट बी देयर द लास्ट क्राइटेरिया ऑफ एवरी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इन DSM-5 इज दैट whatever the disorder they are talking about. For example, अभी हम autism spectrum की बात कर रहे हैं, तो to diagnose a person with autism spectrum, it is necessary, it is compulsory that the person is not having any prior symptoms of any other disorder or any other health issue. That can be physical health issue, that can be mental health issue, or that can be drug abuse or alcohol abuse, etc. So these were the 5 criteria of autism spectrum disorder that were described in DSM-5. इन criteria को देखना पड़ता है when we are talking about diagnosis of a particular disorder. अगर हम आगे चलें तो हम severity level के लिहाज से अपने symptoms की बात करेंगे autism spectrum disorder की. So let's see. अगर हम सिवियरिटी लेवल की बात करें तो 3 लेवल्स होते हैं सिवियरिटी के इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. लेवल 1 इन विच देयर इज़ लिटिल रिक्वायरमेंट ऑफ सपोर्ट, लेवल 2 इन विच देयर इज़ अ लिटिल बिट मोर support required, and then level 3 in which a lot of support is required. So there are 3 levels of severity in autism spectrum disorder. और अगर हम इनकी कैटेगरीज की बात करें तो बेसिकली 2 ही कैटेगरीज आती हैं हर सेवेरिटी लेवल के लिहाज से. पहली कैटेगरी है सोशल कम्युनिकेशन और दूसरी कैटेगरी है रिस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव बिहेवियर. सो हम अब देखेंगे सिवियरिटी लेवल के हिसाब से सोशल कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क आता है और सिवियरिटी लेवल के हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड या रेपिटेटिव बिहेवियर किस तरह से शो किया जा रहा होता है. हम बात करें लेवल 1 की तो आप अब अपनी स्क्रीन पे देखेंगे बातें उनको बहुत मुश्किल होती है लोगों के साथ बात करने की, अपनी बात समझाने की, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. फुल सेंटेंसेस बहुत मुश्किल से अटर करते हैं. कोई एक जुमला मुकम्मल तौर पर बता पाना या किसी के साथ बातचीत इस तरह से कर पाना जिस तरह हम आम रूटीन में कर रहे होते हैं. कोई हमसे बात करता है, हम दोबारा उससे बात करते हैं, फिर वो हमसे बात करता है. इसको कहते हैं टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन. टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन जो है उनके लिए आसान नहीं होती और दोस्त बनाना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है. अगर हम बात करें सेकंड कैटेगरी की, दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव बिहेवियर्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिहेवियर, यानी अपना बिहेवियर वो एक तरह से नहीं रख सकते. अभी वो बुक पढ़ रहे हैं, एकदम से वो बुक बंद करके कलरिंग स्टार्ट कर देंगे. कलरिंग बीच में छोड़ के हो सकता है वो अपने टॉयज़ के साथ खेलना शुरू कर दे. टॉयज़ बीच में छोड़ के हो सकता है कि वो बाहर चले जाएं. सो दे आर नॉट कंसिस्टेंट विद वन बिहेवियर. लेवल 2 की अगर हम बात करें और सोशल कम्युनिकेशन की बात करें तो सोशल इम्पेयरमेंट यहाँ पे फर्स्ट लेवल के मुकाबले में ज़्यादा रिड्यूस्ड होती है, कम होती है और सिंपल सेंटेंसेस तक बात रह जाती है. लॉन्ग सेंटेंसेस वो नहीं बात कर सकते, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और अगर करें भी तो बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग उनकी रह जाती है. अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव बिहेवियर की तो इन्वायरमेंट में जो चेंज आता है, लोगों के बिहेवियर में अगर कोई चेंज आता है तो वो उस चीज़ को बहुत इजीली कंज्यूम नहीं कर पाते और अपना फोकस किसी एक एक्शन, किसी एक चीज़ पर रखना उनके लिए आसान नहीं होता. अगर हम लेवल 3 की बात करें और यहाँ सोशल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन बहुत कम रह जाता है. वो खुद किसी से बात स्टार्ट नहीं करते, कोई उनसे बात करे भी तो बहुत ही अनयूजुअल अंदाज में वो बात का जवाब देंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे किसी की बात की तरफ. अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्टेड या रेपिटेटिव बिहेवियर्स की तो एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी होती है
चेंज को समझ पाना, चेंज के हिसाब से चेंज हो जाने में एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मदर घर पे नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका अपने आप को संभाल पाना और इस चेंज्ड इन्वायरमेंट में कोप अप कर पाना। अगर हम बात करें प्रेवलेंस की, तो DSM-5 के मुताबिक 1% जनरल पॉपुलेशन में चांस होता है इस डिसऑर्डर के पाए जाने का। अब यहाँ पर एक चीज़ जो DSM-5 में मेंशन की गई है वो ये है कि इस चीज़ को इग्नोर करते हुए कि लिटरेसी रेट क्या है, अवेयरनेस रेट क्या है, जो एक प्रेवलेंस फाइंड आउट की गई वो 1% थी इन जनरल पॉपुलेशन। अब हम बात करेंगे रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की, दैट इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के होने में अपना किरदार अदा करते हैं। दे प्ले रोल इन दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर। इन्वायरमेंटल की बात करें तो लो बर्थ वेट, उसके अलावा एडवांस्ड पेरेंटल एज, और इन फैक्टर्स को देखा गया कि दे वर एक्टिवली प्लेइंग रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और एज जो अप्रोप्रिएट देखी गई, दैट वाज 5 years of age was prognostically appropriate to diagnose with autism spectrum disorder। अगर हम जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो अभी आपकी स्क्रीन पे शो होंगे ये फैक्टर्स, बिकॉज देयर आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज दैट आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाइल आई टेल अबाउट दीज फैक्टर्स। जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो जो एक एस्टिमेट मिला है रेंज का इस डिसऑर्डर के लिए, दैट इज़ 37% to 90% बेस्ड ऑन ट्विन कॉन्कॉर्डेंस रेट्स। यानी कि अगर 2 ट्विन्स बेबी हैं और उनमें से एक को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो 37 से 90% चांसेस हैं कि दूसरे को भी होगा। 15% ऑफ केसेस ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से सामने आए। म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो म्यूटेशन होता है जीन के सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाना ड्यू टू XYZ रीजंस। जीन्स बेसिकली क्रोमोसोम से बनते हैं और क्रोमोसोम्स XY के पेयर में होते हैं। जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, और जिन लोगों ने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है और अगर वो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकोलॉजी में ज़रूर इस टॉपिक को कवर किया होगा। अगर नहीं कवर किया तो कमेंट कर दीजिए, मैं ये भी समझा दूँगी। आगे हम चलें तो यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हैं डी नोवो म्यूटेशन। डी नोवो म्यूटेशन बेसिकली उस म्यूटेशन को कहते हैं जो पहले से ही जेनेटिक म्यूटेशन मौजूद हो किसी फैमिली मेम्बर के अंदर। किस वजह से? वेरिएंट की वजह से, वेरिएंस की वजह से जर्म सेल्स के अंदर। एम्ब्रियोलॉजी जो होती है या एम्ब्रियोजेनेसिस जिसको जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, उस स्टेज में म्यूटेशन प्रोड्यूस हो जाना जीन्स के अंदर। नाउ ऑल दीज जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, दीज आर ऑल बियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। म्यूटेशन का मैंने आपको बता दिया कि म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन इज़ बेसिकली चेंज इन द जीन सीक्वेंस, एंड डी नोवो इज़ बेसिकली genetic mutation that is present in family members as a result of variant in germ cells। अगर आपको इस बारे में मज़ीद जानना हो तो comment below, I would tell about this matter in another video because it requires a whole video if you want to understand it specifically। अगर हम कल्चरल फैक्टर की बात करें तो DSM-5 के मुताबिक कल्चर टू कल्चर वेरिएशन पाई जा सकती है, बट बहुत बड़ी अमाउंट में नहीं, सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं। डायग्नोसिस में और कुछ सिम्टम्स में वेरिएशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अकॉर्डिंग टू द सोशियो कल्चर नॉर्म्स। अगर हम जेंडर रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें तो DSM-5 के मुताबिक 4 times मेल्स में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ज़्यादा पाया गया इन एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अब ऐसा क्यों है
DSM-5 के मुताबिक फ़ीमेल्स में अगर साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ भी पाई जा रही हों तो डायग्नोस जल्दी किया जाता है। अदरवाइज़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मेल्स में ज़्यादा डायग्नोस किया गया है, ज़्यादा पाया गया है। So this was all for today's video, autism spectrum disorder. The main themes that are being taught at different universities and different colleges are have been discussed in this video. I am not sure why this always happens whenever I make video, even if I make it in the middle of the night, this chicken always speaks out. I have no idea why. But anyhow, thank you so much for stopping by. This was all from me today. Bye bye. Do visit again. If you haven't already, subscribe to my channel and press that bell icon. And if you are a subscriber, then thank you so much for your support. I really appreciate it. And do hit that like button. Do comment below how did you like the video, what did you learn, and what would you like to learn. Thank you so much. Bye bye.